मैं मुबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज पॉलिटिकल साइंस दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, भारतीयों के प्रयास क्या रहे, अंग्रेजी सरकार के क्या प्रयास रहे। इसी दौरान मैंने ये बता चुका था कि अंग्रेजी सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, यहाँ तक मैं बात कर चुका था। अब आज का टॉपिक है कि जब इंग्लैंड में 1945 में चुनाव होता है, उस चुनाव के दौरान जो चर्चिल वो चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद क्लीमेंट एटली नया प्रधानमंत्री बनता है ब्रिटेन का। तो उसको प्रारंभ से ही भारत का पक्षधर रहा है और उसने सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते ही 14 मार्च 1946 को उसने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर देता है। इसे क्लीमेंट एटली की घोषणा भी कहा जाता है। तो इसी संदर्भ में कैबिनेट मिशन, अब हमें जानना है कि कैबिनेट मिशन के बारे में कि क्या है, कब है, कैसे आया। तो एक क्वेश्चन तो अनेकों बार पूछा जा चुका है कि भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति किसके द्वारा प्राप्त हुई। तो कैबिनेट मिशन, ये तो सामान्य सा प्रश्न है। अब हमें थोड़ा इससे आगे बढ़ के पढ़ना है। कैसे? तो प्रश्न बताना है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। तो प्रश्न आ सकता है कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। क्लीमेंट एटली। तो पहले क्वेश्चन हो गया कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो क्लीमेंट एटली। यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्लीमेंट एटली किस पार्टी के थे। तो हमें एक चीज़ जानना है कि पूरे विश्व में 3 प्रकार की दलीय प्रणाली थी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की दलीय प्रणाली। पूरे संपूर्ण विश्व में 3 प्रकार की दलीय प्रणाली थी, जिसमें एक दलीय प्रणाली। तो ये ऐसी प्रणाली है जिसमें केवल एक ही पार्टी का प्रभुत्व होता है, जैसे चीन, जैसे दक्षिण कोरिया। तो ये एक दलीय प्रणाली के उदाहरण है। दूसरा है द्विदलीय, ठीक, 2 दलीय प्रणाली जहाँ पे 2 दल प्रधान होते हैं। इसका उदाहरण है ब्रिटेन, अमेरिका। और इसके बाद है बहुदलीय प्रणाली। तो बहुदलीय प्रणाली जहाँ अनेक पार्टियां होती हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत है। तो इंग्लैंड में द्विदलीय थी। तो प्रश्न बनता है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो किस पार्टी का था। तो क्लीमेंट एटली की पार्टी का नाम था लेबर पार्टी, लेबर दल या लेबर पार्टी, ठीक। तो अब हमें याद रखना है कि कैबिनेट मिशन भारत आया। तो कैबिनेट मिशन भारत आने का इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था। उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना, ठीक। तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य हो गया संविधान सभा का गठन करना। अब संविधान सभा ने सिफारिश क्या दी थी। तो संविधान सभा ने कहा था कि जो संविधान सभा गठित की जाएगी उसमें कुल 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्य होंगे। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे। 389 ये निर्णय किसने लिया था। तो कैबिनेट मिशन ने। अब उसने कहा कि जो 389 सदस्य हैं वो 3 श्रेणियों में विभाजित होंगे। पहले 292 सदस्य ये ब्रिटिश प्रांत से होंगे। कहाँ से होंगे? ब्रिटिश प्रांत। इसके बाद 93 सदस्य
देसी रियासतों से होंगे और 4 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। केंद्र शासित प्रदेश। अब हमें 292 सदस्यों को याद नहीं रखना है, 93 देशी सदस्यों को याद नहीं रखना है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश मात्र 4 हैं, तो इन्हें हमें इनका नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो 4 थे, इनमें सबसे पहला दिल्ली, तो पहला तो हो गया दिल्ली, ठीक। दूसरा नाम है कुर्ग, दूसरा कुर्ग जो वर्तमान कहाँ पे है, तो कर्नाटक में, ठीक। तीसरा अजमेर, मेरवाड़ा या मारवाड़ा, तो अजमेर मेरवाड़ा ये तीसरा। और चौथा बलूचिस्तान, तो ये 4 प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश थे। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन से नहीं थे या कौन से थे, तो ये हमें 4 याद रखने हैं। अब प्रश्न आता है कि जब संविधान सभा में 93 सदस्य देशी रियासतों से रखने की बात की गई, तब इसका भारत के जो देशी रियासतें थीं, तो कहा जाता है कि आज़ादी के समय देशी रियासतों की कुल संख्या 565, कुछ बुकों में 562 मिलता है। तो हमें दोनों याद रखना है कि कुछ किताबों में देशी रियासतों की संख्या 565 और कुछ में 562। अब तब इन देशी रियासतों ने कैबिनेट मिशन के इस प्रस्ताव का विरोध किया और इन्होंने कहा कि हमारी संख्या 565 है और प्रत्येक रियासत से कम एक सदस्य होना चाहिए। लेकिन कैबिनेट मिशन ने इनकी बात को इनकार कर दिया। इसलिए देशी रियासतों ने संविधान सभा के चुनाव का बहिष्कार किया। संविधान सभा के चुनाव का बहिष्कार किया। तो प्रश्न आ सकता है कि संविधान सभा के सदस्यों का बहिष्कार देशी रियासतों ने क्यों किया? तो इसका ये रीज़न था कि उनकी मांग थी कि प्रत्येक रियासत से एक सदस्य होना चाहिए, जबकि कैबिनेट मिशन ने कहा कि नहीं, हम केवल 93 सदस्यों को ही मनोनीत करेंगे। तो इस तरह से ये विवाद चल रहा था और इसी बीच कैबिनेट मिशन ने चुनाव की घोषणा कर दी। 2 जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का चुनाव कुल कितनी सीटों पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव 296 सीटों पर हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। अब प्रश्न एक बार फिर आ सकता है कि क्या संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने भाग लिया? तो ज़्यादातर लोगों को लगता होगा या ज़्यादातर लोगों को ये सोचते होंगे कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग का क्या काम, लेकिन संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने भाग लिया। अभी उसका कारण हम बताएंगे। पहले जानते हैं कि जब चुनाव हुआ तो इस चुनाव का जो परिणाम आया, इसमें 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 208 सीटें कांग्रेस ने जीती और 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और 15 सीटें अन्य ने जीती। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है कि एकमात्र
दल जो संविधान सभा के चुनाव में भाग तो लिया लेकिन एक भी सीट जीत नहीं सका। तो याद रखना है कि एकमात्र पार्टी जो संविधान सभा के चुनाव में भाग ली लेकिन चुनाव नहीं जीत सकी, तो हमें नोट करके लिखना है, नोट, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा एकमात्र पार्टी, एकमात्र ऐसा दल जो एक भी सीट इस चुनाव में नहीं जीत सका। ठीक, एक भी सीट नहीं जीत सका। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुनाव में वह कौन सा दल था जिसने एक भी सीटें नहीं जीती, तो हिंदू महासभा। अब हमने अभी बताया कि मुस्लिम लीग ने इसमें क्यों भाग लिया चुनाव में। तो याद रखना कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कैबिनेट मिशन के सदस्यों से उनसे मुलाकात की और इन्होंने मांग रखी कि 2 संविधान सभा बनाया जाना चाहिए, एक कांग्रेस के लिए और एक मुस्लिम लीग के लिए। लेकिन कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की इस 2 संविधान सभा की बात को खारिज कर दिया। तब मुस्लिम लीग के सदस्यों को लगा कि चुनाव का बहिष्कार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनको लगा कि ठीक है, चुनाव में हम लोग भी अपनी नसीब आजमाएंगे और इससे ये पता चलेगा कि हम लोगों का अस्तित्व क्या है, हम लोगों को कितनी सीटें प्राप्त होंगी। लेकिन जब इनका नतीजा इनके परिणाम स्वरूप नहीं आया तो इसी से मुस्लिम लीग में नाराज़गी, असंतोष बढ़ा और इसी चुनाव के परिणाम स्वरूप 16 अगस्त 1946 को पूरे भारत में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए, बड़ी संख्या में लोग मारे गए। तो याद रखना है कि किस घटना के परिणाम स्वरूप, तो संविधान सभा के चुनाव के परिणाम स्वरूप जब मुस्लिम लीग को लगा कि भारत में हमारा अस्तित्व खतरे में है या हमारा अस्तित्व संकट में है, तब पूरे भारत में उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। तो डेट याद रखना है, कई बार पूछता है कि भारत में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया था। तो 16 अगस्त 1946 को। किसके द्वारा, तो मुस्लिम लीग के। अब यहीं पर हमें ये जानना है कि कैबिनेट मिशन जो आया था भारत में, तो कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे, जिसमें सबसे पहला है पैथिक लॉरेंस, जो इसका क्या था, अध्यक्ष। इसके अलावा दूसरे सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे सदस्य एवी अलेक्जेंडर। तो प्रश्न आ सकता है कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे और हमें नाम याद रखना है। अब इस तरह से जब ये चुनाव संपन्न हुआ तो चुनाव के बाद संविधान सभा, अच्छा अब यही एक प्रश्न और आता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ, तो हमें याद रखना है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ, तो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। यहीं पर कुछ और तथ्य, जैसे प्रश्न आ सकता है कि संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से जीत कर आए थे। तो संविधान सभा में सर्वाधिक
सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से जीत कर आए थे? ठीक है, किस राज्य से जीत कर आए थे? तो इसका आंसर होगा संयुक्त प्रांत। कहाँ से आए थे? संयुक्त प्रांत। अब प्रश्न आता है कि संयुक्त प्रांत तो कोई राज्य नहीं है, लेकिन फिलहाल में याद रखना है कि संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से जीत कर आए? तो संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत कोई और नहीं, आज का क्या है? यूपी है। अब यही जानना है कितने सदस्य जीत कर आए? तो संयुक्त प्रांत से कुल 55 सदस्य जीत कर आए। कितने सदस्य जीत कर आए? 55। फिर दूसरा है कि संविधान सभा में सबसे कम सदस्य कहाँ से चुनाव जीत कर आए? तो दूसरा क्वेश्चन हो गया कि संविधान सभा में सबसे कम सदस्य किस राज्य से जीत कर आए? तो इसका आंसर होगा असम। असम से कितने सदस्य जीत कर आए? तो 8। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी या कितने महिलाओं ने चुनाव जीता? तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने चुनाव जीता। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने चुनाव जीता। तो प्रश्न आ सकता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 15। और एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम रसूल अय्याज बेगम। ठीक, रसूल बेगम अय्याज, और कुछ जगह मिलता है बेगम रसूल अय्याज। तो याद रखना है कि एकमात्र मुस्लिम सदस्य बेगम अय्याज रसूल या रसूल अय्याज बेगम। तो इस तरह से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, कहाँ से कौन सदस्य जीत कर आए, कहाँ से सबसे ज़्यादा जीत कर आए, और महिलाएं कितनी भाग लीं। अब यहीं पर हमें एक क्वेश्चन और जानना है कि अब इतने सदस्य जीत कर आए हैं तो हमें इन सब के बारे में याद नहीं रखना है कहाँ से कौन जीत कर आया। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र कहाँ था, या भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुनाव जीतकर संविधान सभा में आए थे। अब इस प्रश्न पर 2 मत है। एक मत तो है बंगाल और दूसरा मत है बॉम्बे। दोबारा सुनना है, क्वेश्चन क्या है कि भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र क्या था, या भीमराव अंबेडकर चुनाव किस स्थान से जीतकर संविधान सभा में पहुंचे थे। अब 2 मत है, एक तो बंगाल और दूसरा बॉम्बे। अब याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर बॉम्बे से संविधान सभा का चुनाव लड़ा था निर्दलीय रूप में। तो बॉम्बे से निर्दलीय रूप में भीमराव अंबेडकर ने चुनाव लड़ा। ध्यान सुनना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं। तो ये आज से ही कन्फ्यूजन मिटा देना है। तो पहले याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर बॉम्बे से पहली बार संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ा था और निर्दलीय रूप में लड़ा, और यहाँ से ये हार गए। यहाँ से जीता कौन? तो कांग्रेस के एक सदस्य थे M.R. जयकर। कांग्रेस के सदस्य थे M.R. जयकर, ये चुनाव जीत गए। दोबारा एक बार सुनना है कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए बॉम्बे से निर्दलीय रूप में चुनाव लड़े, लेकिन ये चुनाव हार गए। चुनाव कौन जीता? M.R. जयकर। इस बात को देख करके मुस्लिम लीग को अंबेडकर पर काफ़ी दया आई, तो इनको लगा कि कुछ इनके लिए किया जाए। तो बंगाल में एक जगह है जैसूर कुलना, बंगाल का एक जगह है जैसूर कुलना। यहाँ से मुस्लिम लीग का सदस्य जीता था। यहाँ से मुस्लिम लीग ठीक का प्रत्याशी जीता हुआ था, लेकिन मुस्लिम लीग को हमने कहा ना कि भीमराव अंबेडकर पर दया आई, और उन्होंने मुस्लिम लीग ने क्या किया कि अपने इस प्रत्याशी को यहाँ से त्यागपत्र दिया और इस स्थान से
भीमराव अंबेडकर को चुनाव लड़वाया और भीमराव अंबेडकर यहाँ से जीतकर संविधान सभा में पहुँचे। तो इसका मतलब प्रश्न आएगा कि भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुनाव जीतकर संविधान सभा में पहुँचे, तो बंगाल से। लेकिन जब आप सबको पता होगा कि 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना, इस योजना के तहत 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत क्या किया गया, भारत विभाजन, ठीक, भारत विभाजन की घोषणा की गई और इसके साथ साथ संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। ये क्वेश्चन फिर से इम्पोर्टेंट बन जाता है कि संविधान सभा का पुनर्गठन किस योजना के तहत किया गया, तो माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। और जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो इस समय इनमें सीटों की संख्या कितनी थी, तो 324। कैबिनेट के द्वारा जब संविधान सभा बनाई गई तो उसमें संख्या थी 389, लेकिन जब माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो इसमें सीटों की संख्या थी 324। अब इसी समय जब भारत का विभाजन हुआ तो ये जैसूर कुलना जो ये क्षेत्र है ये चला गया पूर्वी पाकिस्तान में। कहाँ चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में। अब जब पूर्वी पाकिस्तान में चला गया तो एक बार फिर से अंबेडकर संविधान सभा का सदस्य बनने से फिर चूक गए। अब ऐसे में कांग्रेस को इन पर दया आई और कांग्रेस ने क्या किया कि बॉम्बे से M.R. जयकर को त्यागपत्र दिलाकर भीमराव अंबेडकर को यहाँ से चुनाव लड़वाया और चुनाव जीतकर ये संविधान सभा में पहुँचे। तो 2 प्रश्न हो गया। दोबारा याद रखना, अगर प्रश्न आए कि संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर किस निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर आए, तो सीधा सा आंसर होगा बंगाल। अगर प्रश्न ये आ जाए कि संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुनाव जीतकर पहुँचे, तब आएगा बॉम्बे। अब यहीं पर एक बार और क्वेश्चन बन जाता है कि भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे। संविधान सभा में, दोबारा सुनना क्वेश्चन, कि भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 389, दूसरा ऑप्शन है 299, तीसरा ऑप्शन है 342 और चौथा ऑप्शन है 300। अब ये क्वेश्चन है, तो अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि संविधान सभा में विभाजन के बाद कुल कितने सदस्य थे, अब इसमें कई बार बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं। कुछ लोग 389 लगा देंगे, कुछ लोग 324। अब लेकिन इसका जो सही आंसर है, 299। अर्थात जब संविधान सभा अंतिम रूप से विभाजन के बाद जब संविधान सभा बनी थी तो उस समय अंतिम रूप से सदस्यों की संख्या घट करके 299 हो गई। तो इस तरह से संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, यहाँ तक हो गया। अब संविधान सभा की पहली बैठक, अब जब संविधान सभा का गठन हो गया तो संविधान सभा की पहली बैठक, तो हेडिंग है प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुई थी, तो दिल्ली के संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। तो याद रखना है कि पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक
कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। इसी में दूसरा है कि इसके अध्यक्ष इस समय जो सबसे वयोवृद्ध, सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें इनका अध्यक्ष बनाया गया और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। और इन्हें ही प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है, प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि भारत के या संविधान सभा के पहले प्रोटेम स्पीकर या पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अब इस बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग ली थी। इस बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। तो इस तरह से पहली बैठक इसकी संपन्न हुई। और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। अब यहीं पर एक बात फिर से जानना है कि पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बात मैं बताना भूल गया कि जब पहली बैठक हुई थी तो इस बैठक का विरोध किसने किया? तो इसका विरोध मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत ने की थी। तो याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो उस बैठक का विरोध किसके द्वारा किया गया? तो मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत को। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, और इसके साथ साथ अंतिम बैठक कब हुई। तो ये हम अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अगर मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि मेरा मनोबल और बढ़ेगा। तो मैं और प्रयास करके अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।